अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है वेव्स एंड साउंड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपके लिए ज़रूरी हैं और आपको चाहिए कि आप उन टॉपिक्स को ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बग़ैर ज़्यादा टाइम ज़ाया किए। व्यूवर्स, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप इसका अगर इंट्रोडक्शन पढ़ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगी कि इस चैप्टर के अंदर इसका स्टार्टिंग कहाँ से है, इसमें किस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है। तो इसी तरह इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर वेव्स और साउंड के हवाले से बात की जा रही है और हर चीज़ साउंड से रिलेट करेगी। तो इस इंट्रोडक्शन का मकसद ये होता है। ऑसिलेशंस पर बात करते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डेफिनेशन मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा MCQs भी और यानी ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा इस पैराग्राफ में से आगे बन सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरा है, इसको मत छोड़िएगा, इसको लाजमी करें। फिर आपको मैं इस डायग्राम के बारे में भी बताता हूँ कि दरअसल ये क्या है और आपको इसको किस तरह से करना है। अब इसके अंदर से ये देखिए, यहाँ पर एक पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन बन सकती है। एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो ये एक डेफिनेशन यहाँ पर बन सकती है पीरियोडिक मोशन की। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से मुझे लगता है कि आपके पास पेपर में आ सकती हैं, तो इसको एक मर्तबा ज़रूर देख लें। फिर ये डायग्राम है, ये डायग्राम पीरियोडिक मोशन के अंदर आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, और इस डायग्राम को आप इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी बना सकते हैं और इसको इसके साथ रिलेट करके आप लिख सकते हैं। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपको बताता हूँ, लिख लीजिए। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दरअसल है क्या। Simple harmonic motion. A body is said to have simple harmonic motion if its acceleration is directed towards the mean position and its magnitude is proportional to the displacement of the body away from its mean position. ये है आपके पास simple harmonic motion। तो आप इसको इस तरह से इस डायग्राम बनाकर प्रूफ कर सकते हैं और इसके साथ आप इसके ये यहाँ पर कुछ ये स्टेप्स लिखे हैं, इनको छोड़कर आप ये स्टेप्स डायरेक्ट लिख दें, तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंदर आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। फिर ये कुछ डेफिनेशंस हैं शॉर्ट, इनको अगर आप कर लें, ये पूछी जाती हैं वाइब्रेशन की, टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी की, फिर डिस्प्लेसमेंट की, एम्पलीट्यूड की, ये पूछी जाती हैं। अगर आप ये कर लें और साथ में इनकी फार्मूलाज जो हैं इनको भी लिख दें या फिर इनके जो यूनिट्स हैं इनको भी लिख दें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर ये आपके पास आ जाएँ तो इनको सॉल्व करने में। फिर एग्जाम्पल भी गिवन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। दरअसल ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा जो है फुल क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बारे में बताइए, इसकी एग्जांपल दीजिए। तो आप इसकी एग्जांपल के अंदर सिंपल पेंडुलम भी लिख सकते हैं और शॉर्टली इसको लिख सकते हैं। इसके पढ़ लीजिए एक मरतबा और इसको अपने ओन वर्डिंग में समझकर ओन वर्डिंग में आप इसको डायग्राम के साथ लिख सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस क्या है और इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और आप लिख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि रेजोनेंस जो है दरअसल वो क्या है। Whenever the frequency of a vibrating body acting on a system, then the induced or forced vibration has a very large amplitude. This unique case of forced vibration is called resonance. तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद इसके अंदर देखकर यहाँ से एडिशन भी कर सकते हैं। इसको आप ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। फिर वेव मोशन पर बात की जाए तो वेव मोशन के अंदर भी ये जो टॉपिक है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के हवाले से इस तरह से है कि इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। रेयरफेक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस के बारे में बताया है, अ वेव इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। तो इसके अंदर आपके पास वेव भी एक ब्लैंक बनकर आ सकती है। तो इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जिनको एक नज़र आप देख लें तो आपका ये टॉपिक जो वेव मोशन का है ये भी कवर अप हो जाएगा। इतना ज़्यादा आप इसको सर पर सवार मत करें, सिंपल इसको एक मरतबा पढ़ लीजिए। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे उनको मार्क आउट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इसको एक मरतबा मार्क आउट कर लीजिए और डेफिनेशंस अगर बनती हैं तो डेफिनेशंस भी साथ बनाते जाइए। मैं कुछ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख लें। फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव पर बात करें
तो ये हमने पहले फ्रीक्वेंसी की बात की, टाइम पीरियड की, तो उसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखा है। तो आप चाहें तो इसको भी उसके साथ ऐड करके एक प्रॉपर डेफिनेशन बना सकते हैं। फिर वेवलेंथ एम्पलीट्यूड वही आ गया, आप इसकी डेफिनेशन वेवलेंथ की यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ से लेकर वेवलेंथ की डेफिनेशन बन गई आपकी, और साथ में आपके एम्पलीट्यूड के बारे में हो गया। तो इससे ये होगा कि आपके पास अगर इन दोनों में से कोई भी पूछा गया कोई भी चीज़, तो आप इसको आराम से बयान कर सकते, बता सकते हैं लिखकर कि ये दरअसल वेवलेंथ ये है और एम्पलीट्यूड ये है, इसमें ये फ़र्क है। तो अगर आपके पास यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस गिवन हों, आपके बुक में होंगी, और इनको भी अगर आप साथ देख लें एक नज़र, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। फिर वेव वेलोसिटी पर बात करें हम, तो वेव वेलोसिटी यहाँ से पढ़ते हैं ये क्या है और फिर जानते हैं इसके बारे में हमने क्या करना है। अ सिंपल रिलेशन एग्जिस्ट्स बिटवीन द वेवलेंथ, द पीरियड एंड द वेलोसिटी ऑफ अ वेव। The speed of a wave is the distance traveled by it in a unit time in the direction of wave. सिंपल आप ये पूरे 3 लाइनें लिख दें और साथ में इसकी ये लिख दें अगर, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर ये आपके पास डेफिनेशन के अंदर आए तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर बिहेवियर ऑफ वेव्स पे बात करें। बिहेवियर ऑफ वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन का टॉपिक आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और रिफ्लेक्शन जैसे हमारे पास आम लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, इसी तरह से साउंड की रिफ्लेक्शन भी होती है। आप ये पढ़ेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर डेफिनेशन भी इसकी मौजूद है, देख लीजिए, आप इसको एक नज़र देख लें। और ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप इसको एक नज़र देख लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव्स की डेफिनेशन भी मौजूद है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी इसके अंदर मौजूद है। तो फिर आ जाएं इंटरफेरेंस पर। इंटरफेरेंस के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूं जिनको आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा जानने में, तो मैं आपको शॉर्टली आसान करके उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूं कि दरअसल ये हैं क्या। बाकी जो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा कम बता रहा हूं वो आप पढ़कर उसके बारे में बुक से जान सकते हैं, और वो जानना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि आपके लिए आसानी से आप अगर वो टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी उस टॉपिक के बारे में जानने में कि वो टॉपिक दरअसल है क्या। इंटरफेरेंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 वेव्स अप्रोच एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर अलोंग द सेम मीडियम। आप ये भी लिख सकते हैं और मज़ीद इसके अंदर पढ़कर आप इसकी डेफिनेशन मज़ीद अच्छी भी बना सकते हैं। फिर इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये 2 इनकी साथ डायग्राम भी यहाँ पर मौजूद है और इसके अंदर आपको मिल जाएंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं आपको शॉर्टली इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ दोनों की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? इफ़ द इंटरफेरेंस ऑफ 2 वेव्स result in a wave of greater amplitude, the interference is called constructive interference. Simple. फिर destructive interference ये है, if the interference of 2 waves result as a wave of 0 amplitude, then the interference is called destructive interference. Simple. आपकी ये interference दोनों की टाइप्स जो है interference की, उन दोनों की आपके पास definition create हो गई। फिर stationary waves पर आ जाएं तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हवाले से और सब्जेक्टिव के हवाले से भी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। 3 से 4 डेफिनेशन के अंदर से आपके आराम से निकल आएंगी। तो आपने करना ये है, इस टॉपिक को भी एक अच्छे तरीके से रीड करना है और यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन स्टेशनरी वेव्स की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसको मार्कआउट कर लीजिए, इसको आसानी से समझ जाएंगे। फिर हम कुछ मज़ीद चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये है टॉपिक ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज का, जो कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। और इसके अंदर से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है। 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ हमारा ईयर कितना फ्रिक्वेंसी बर्दाश्त कर सकता है, तो ये 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा है। तो आप पढ़ना चाहें तो आप ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर पढ़ सकते हैं इस बारे में कि दरअसल ये है क्या, ये फ्रिक्वेंसी का चक्कर क्या है हमारे ईयर के साथ। ठीक, थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। फिर वेलोसिटी ऑफ अ साउंड पे बात करें कि साउंड की दरअसल वेलोसिटी क्या है, तो ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव के हवाले से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर इस टॉपिक से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आया हुआ है, आप इस टॉपिक को एक नज़र देख लें। फिर एग्जांपल्स आप कर लें। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पर आ जाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या हैं?
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एक मेन क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, और इसके अंदर यहाँ पर म्यूज़िकल साउंड के बारे में भी यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है, और ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी आपके पास ये पूरा जो पोर्शन, ये 2 पेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। इन पूरे 2 पेजेस को आपने लाजमी पढ़ना है, और इसके अंदर से आप काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस भी निकाल सकते हैं पिच ऑफ साउंड की। फिर आपने लाउडनेस की डेफिनेशन यहाँ से लेनी है, लाउडनेस क्या है इसके बारे में आपने मालूम करना है। नेट से भी आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर काफ़ी अच्छा इस बारे में लिखा है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि दरअसल लाउडनेस है क्या। लाउडनेस इज द characteristic in which we can distinguish between loud and faint sound. Okay, loudness is sensation. Loudness is affected by amplitude, area of vibrating vibrating object, और amplitude of the motion of vibrating object, और डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें आप इसके फैक्टर्स भी पढ़ सकते हैं, और ये कुछ पॉइंट्स थे लाउडनेस के बारे में, आप वो भी लिख सकते हैं, और ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में मज़ीद मालूम करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। पिच के बारे में मैंने आपको यही बताया, तो आप ये बना सकते हैं इसके साथ डायग्राम अगर आप चाहें तो इसके अंदर, और इसके डेफिनेशन भी यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डेफिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। फिर इको की तरफ आ जाएं, इको भी पूछा जाता है हमारे पास डेफिनेशन के अंदर, और स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता कि ये क्या है। सिंपल इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एन इको। इस डेफिनेशन को मज़ीद बढ़ाना चाहें तो इसको पढ़ के आप मज़ीद इसको 3 से 4 लाइनों का कर सकते हैं। फिर क्वालिटी एंड टिम्बर पर आ जाएं। क्वालिटी एंड टिम्बर यहाँ से आपको मालूम होगा कि ये है क्या। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हवाले से, यहाँ पर डेफिनेशन इसकी मौजूद है, और कुछ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हवाले से। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन इसके बारे में मज़ीद डिटेल में यहाँ पर लिखा है, तो आप चाहें तो उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं कि दरअसल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। दरअसल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये है कि जब साउंड जो होता है, साउंड की वेव्स जब वो एक पर्टिकुलर सरफेस से टकराती हैं तो वहाँ से बैक आती हैं, बाउंस बैक करती हैं, और जो वेव्स जो ये बाउंस बैक करती हैं इनको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये पूरे इस फिनोमेना को हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसको मज़ीद पढ़ना चाहें डिटेल के अंदर तो आप इस पैराग्राफ के अंदर से पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, और ये रेजोनेंस ऑफ साउंड वेव्स का भी टॉपिक ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। आपको इसकी बस डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि दरअसल इंटरफेरेंस और रेजोनेंस क्या है। बीट्स का जो ये टॉपिक है इसके अंदर से बीट्स की डेफिनेशन निकाल सकते हैं आप। इम्पॉर्टेंट है बीट्स की डेफिनेशन, और ये पूछी भी जाती है आपसे। आप चाहें तो उसकी ये डायग्राम भी बना सकते हैं मज़ीद डिटेलिंग के लिए। और फिर आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक पर। अल्ट्रासोनिक का जो टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी मेन हेडिंग आप डालें, फिर उसके नीचे इसके 4 से 5 पॉइंट इसके अंदर से ले लीजिए और उसके नीचे लिख दीजिए। तो आपका क्या होगा, अल्ट्रासोनिक अगर आपके पास डेफिनेशन पूछी जाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ा क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दिखानी थी। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये समरी के अंदर मौजूद हैं, ये देखिए ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर समरी मौजूद है। तो ये आपका फ़ायदा है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल के अंदर लिखी हुई हैं। हर टॉपिक जो मैंने अभी डिस्कस किया वो इस समरी के अंदर मौजूद है। रेजोनेंस देख लीजिए, साउंड वेव्स देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड देख लीजिए, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और टिम्बर, जो भी जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की, क्रेस्ट देख लीजिए, कंडेंसेशन देख लीजिए, सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो आपने सिर्फ करना ये है कि आपने इस समरी को मार्क आउट करना है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो आपको डेफिनेशंस लगती हैं उनको मार्क कर लीजिए, और साथ साथ इसके अंदर ऑब्जेक्टिव अपने मार्क करते जाइए। तो आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 70% इस समरी से आसानी से क्लियर हो सकता है। तो समरी को प्लीज़ बिल्कुल मत छोड़ा करें, बिल्कुल मत छोड़ा करें, समरी को लाजमी करें क्योंकि इसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर गिवन हैं। फिर इन पीछे जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं, उनको आप देख लें, ट्रू एंड फॉल्स को। और दरअसल हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स, तो फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी बनकर आ सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।